मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने पर्नीशियस एनीमिया के बारे में स्टडी किया था। सो पर्नीशियस एनीमिया, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पर्नीशियस एनीमिया? पर्नीशियस एनीमिया इज अ टाइप ऑफ मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। ये पर्नीशियस एनीमिया मेगालोब्लास्टिक एनीमिया का टाइप है। ओके, इट occurs mainly due to the deficiency of vitamin B12 intrinsic factor and autoimmune destruction of the गैस्ट्रिक फंडिक म्यूकोसा। ओके, गैस्ट्रिक फंडिस म्यूकोसा जो स्टमक में फंडस पार्ट का जो म्यूकोसा डिस्ट्रक्शन होता है, उसके वजह से लिए क्या होता है, ये एनीमिया होता है। इस टाइप के एनीमिया का पर्नीशियस एनीमिया हम बोलते हैं। ओके, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया पर्नीशियस एनीमिया का दोनों का सेम ही लगता है, पर थोड़ा सा अलग है। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया विटामिन B12 फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी होता है। पर्नीशियस एनीमिया में भी विटामिन B12 डेफिशिएंसी से होता है एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द गैस्ट्रिक फंडल म्यूकोसा होता है। यस्टरडे हमने डेफिनेशन देखा था, एटोलॉजिकल फैक्टर भी देखा था। एटोलॉजिकल फैक्टर में एंटी पैराइटल एंटीबॉडीज मेन एटोलॉजिकल फैक्टर, सेकेंड एंटी इंट्रांसिक एंटीबॉडीज। ओके, अगर पैराइटल सेल्स ठीक है, इंट्रांसिक फैक्टर रिलीज हो रहा है, पर इंट्रांसिक फैक्टर के एंटीबॉडीज होता है बॉडी में, सो उसको डिस्ट्रक्शन करता है। थर्ड वन इज एंटी इंट्रांसिक एंटीबॉडीज दैट इनहिबिट्स इन द टर्मिनल इलियम। टर्मिनल इलियम में विटामिन B12 को फ्री नहीं करता है। ओके, इधर टर्मिनल इलियम में इंट्रिंसिक फैक्टर वो विटामिन B12 को फ्री नहीं करता है, इसलिए विटामिन B12 एब्जॉर्ब नहीं होता है। ओके, दिस इज आल्सो वन ऑफ द फैक्टर्स फॉर पर्नीशियस एनीमिया। ओके, 3 फैक्टर्स है। और रिस्क फैक्टर्स में ओल्ड एज से भी होता है, सर्टन गैस्ट्रिक कैंसर से भी हो सकता है, गैस्ट्रिक सर्जरी से भी हो सकता है, एब्सॉर्प्टिव डिसऑर्डर्स लाइक क्रोन्स डिसीज में भी हो सकता है। ओके, दीज आर द एटोलॉजिकल फैक्टर। नेक्स्ट पैथोफिजियोलॉजी भी देखा था। एटोलॉजिकल फैक्टर से क्या होता है? ओके, द पैराइटल सेल्स आर अनेबल टू प्रोड्यूस द इंट्रिंसिक फैक्टर, देन इंट्रिंसिक फैक्टर इज ड्यू टू द लैक ऑफ इंट्रिंसिक पैराइटल सेल्स, द इंट्रिंसिक फैक्टर इज unable to bind with the vitamin B12. Okay, then due to the lack of intrinsic factor, vitamin B12 is unable in absorbed in the terminal ileum, so that's why there is a deficiency of vitamin B12 in the blood. Okay, that's why that may lead to the pernicious anemia. Okay, next today we are discussing regarding the clinical manifestations of pernicious anemia. Pernicious anemia से क्या क्या दिक्कत होता है? सेम मेगालोब्लास्टिक एनीमिया साइन एंड सिम्टम्स इसमें होता है। वीकनेस होता है, वेट लॉस होता है, ओके, पैलर होता है, स्किन कलर चेंजेस होता है, बिकॉज हीमोग्लोबिन लेवल कम होता है, स्किन कलर चेंजेस होता है, वेट लॉस होने चालू होता है, क्योंकि न्यूट्रिशन हीमोग्लोबिन नहीं है तो लॉस ऑफ एपेटाइट होता है, खाना भी नहीं खा पाएगा, वेट लॉस होने चालू होता है। ओके, वीकनेस होता है, फटीग होता है, ओके, एक्सेसिव स्ट्रेन होता है, थोड़ा भी ज़्यादा काम किया तो नोजिया होता है, वोमिटिंग होता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्टर्बेंस ड्यू टू द लैक ऑफ विटामिन्स। नेक्स्ट लॉस ऑफ एपेटाइट होता है, क्योंकि न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स कंफ्यूजन होने चालू होता है, बिकॉज ऑफ विटामिन B12 इज एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ नर्व सेल्स। सो कंफ्यूजन होने चालू होता है, नमनेस पैरास्थेसिया होने चालू होता है, डिप्रेशन होता है। ओके, उसको हमने बोला मेगालोब्लास्ट मैडनेस बोलते हैं उसको, तो विटामिन B12 डेफिशिएंट वजह से। ओके, नेक्स्ट डेलीरियम भी होता है। ओके, डेलीरियम, डिप्रेशन, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स स्टार्ट होता है, ओके, ड्यू टू द लैक ऑफ विटामिन B12। ओके, दिस इज द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। नेक्स्ट डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन हमने देखना, तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन भी सेम एज द मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। सो हिस्ट्री कलेक्शन रिगार्डिंग द फूड, फिजिकल एग्जामिनेशन, पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन, वाइटल साइंस, ओके, रूटीन ब्लड इन्वेस्टिगेशन, GBC, ओके, LFT, RFT सब रूटीन करना है। ओके, नेक्स्ट विटामिन B12 लेवल। ओके, असेसमेंट ऑफ द विटामिन B12 लेवल। ओके, विटामिन B12 लेवल का असेसमेंट करना है। ये कौन सा है, क्या मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, पर्नीशियस एनीमिया, इतना मालूम नहीं होता विटामिन B12 लेवल से, सिर्फ मालूम होता है विटामिन B12 लेवल लैक इन द बॉडी। ओके, नेक्स्ट इंट्रिंसिक फैक्टर एंड एंटी पैराइटल एंटीबॉडीज देखना है। इंट्रिंसिक फैक्टर है ही नहीं बॉडी में देखना है, एंड इंट्रिंसिक फैक्टर का एंड एंटी पैराइटल एंटीबॉडीज भी चेक करने का है। ओके, एंटी पैराइटल एंटीबॉडीज इंट्रिंसिक फैक्टर लेवल भी चेक करता है। ओके, नेक्स्ट स्लिम टेस्ट करते हैं। स्लिम टेस्ट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट डायग्नोस्टिक टेस्ट। ओके, दिस प्रोवाइड्स द एक्यूरेट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग वेदर इट इज अ पर्नीशियस एनीमिया और मेगालोब्लास्टिक एनीमिया।
परनीशियस एनीमिया है क्या मेगालोब्लास्टिक एनीमिया है, उसके बारे में स्टडी हमको एग्जैक्ट मालूम होता है सीलिंग टेस्ट से। ओके, इसके अलावा भी बोन मैरो एग्जामिनेशन भी कर सकते हैं, बोन मैरो एग्जामिनेशन। ओके, दीज आर द डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन ऑफ परनीशियस एनीमिया डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। ठीक है, नेक्स्ट मैनेजमेंट ऑफ परनीशियस एनीमिया। परनीशियस एनीमिया का मेन मैनेजमेंट एटोलॉजिकल फैक्टर क्या है, विटामिन B12 का डेफिशिएंसी है। अगर पर्सन विटामिन B12 का डेफिशिएंसी है तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया बोलते हैं हमने, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। पर विटामिन B12 सफिशिएंटली देने के बाद भी विटामिन B12 लेवल बॉडी में रेज नहीं होता है। क्यों रेज नहीं होता है, इंट्रिंसिक फैक्टर का लैक के होने से लिए। इस टाइप का एनीमिया को हमने परनीशियस एनीमिया बोलते हैं। मैनेजमेंट में इसमें क्या करना है, मैनेजमेंट में अगर सीलिंग टेस्ट में मालूम होता है वेदर इट इज अ परनीशियस एनीमिया और मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। अगर परनीशियस एनीमिया है तो इसका मैनेजमेंट विटामिन B12 इंजेक्शन देना है। IM इंट्रामस्कुलर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विटामिन B12, क्योंकि इधर ओरली नहीं देना, ओरल टैबलेट्स नहीं दे सकते, क्योंकि ओरल टैबलेट्स हमने दिया तो ओरल टैबलेट्स में इंट्रिंसिक फैक्टर ही नहीं है, तो ये विटामिन B12 के साथ इंट्रिंसिक फैक्टर बाइंड नहीं हो पाएगा। सो इंट्रिंसिक फैक्टर बाइंड नहीं हो पाएगा तो इधर एब्सॉर्प्शन ही नहीं होता विटामिन B12। इसलिए परनीशियस एनीमिया में विटामिन B12 ऑलवेज इंजेक्टेबल फॉर्म में देना है। वो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया है तो ओरल टैबलेट्स चलता है, बट इंजेक्टेबल फॉर्म इज एसेंशियल इन दी परनीशियस एनीमिया। ओके, सो इंट्रिंसिक फैक्टर लैक होता है, समटाइम्स द पर्सन इज रिक्वायर्ड द लाइफ टाइम एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विटामिन B12, लाइफ टाइम एडमिनिस्ट्रेशन भी हो सकता है, लाइफ टाइम विटामिन B12 लेना होता है। ओके, सो वीकली 2 बार, वीकली 3 बार इंट्रामस्कुलर, ओके, अल्टरनेटिव ब्रोकड मसल से देते जाना है। सो लाइफ टाइम हो सकता है, समटाइम्स इट इज अ रिवर्सिबल भी हो सकता है। इंट्रिंसिक फैक्टर फूड भी दे सकते हैं। इंट्रिंसिक फैक्टर फूड मतलब हमारा बॉडी में इंट्रिंसिक फैक्टर भी प्रोड्यूस होता है, नहीं तो इंट्रिंसिक फैक्टर भी ज़्यादा काम के लिए आता है। सो मीट खाने से, मीट, फिश, लिवर, ठीक है, जिससे हमने खाते हैं उससे विटामिन B12 भी मिलता है, इंट्रिंसिक फैक्टर प्रोडक्शन भी होता है। पर इधर इंट्रिंसिक फैक्टर अगर नहीं है तो परनीशियस एनीमिया में इंजेक्टेबल फॉर्म में देना होता है। सो परनीशियस एनीमिया का मेन मैनेजमेंट है इंजेक्टेबल फॉर्म एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विटामिन B12 इंजेक्शन। ठीक है, दिस इज द ओनली मैनेजमेंट, अदरवाइज देयर इज नो स्पेशल ट्रीटमेंट हियर। So this is regarding the pernicious anemia. So clinical manifestations, diagnostic evaluation, management as same as the megaloblastic anemia. One second, hold on. We are discussing regarding the Schilling test. So Schilling test most important है. This test that provides the accurate information regarding whether the anemia is megaloblastic anemia or pernicious anemia. So सबसे पहला सीलिंग टेस्ट है, सबसे पहला द मोस्ट इम्पोर्टेंट इज वी शुड नो द नॉर्मल मैकेनिज्म। हमने ऑलरेडी देखा है भी नॉर्मल मैकेनिज्म। सो नॉर्मल मैकेनिज्म क्या होता है, सो ये नॉर्मल मैकेनिज्म मालूम हो गए तो सीलिंग टेस्ट मालूम होता है। सो विटामिन B12 हमने जब खाता है एनिमल प्रोटीन से, एनिमल से जब विटामिन B12 खाता है, जब विटामिन B12 एनिमल प्रोटीन के साथ बाइंड होके हम खाते हैं, ये कहाँ आता है, स्टमक में आता है। ठीक है, विटामिन B12 सो ये एनिमल प्रोटीन के साथ मिक्स है, एनिमल प्रोटीन के साथ मिक्स है। ओके, इधर सलाइवरी जूस में R बाइंडर होता है। R बाइंडर ये विटामिन B12 के साथ मिक्स होने के लिए कोशिश करता है बट नहीं होता है। ये क्या होता है, इसको फॉलो करके आता है, ये फॉलो करके आता है, सो स्टमक तक आता है। इस स्टमक में इधर पैराइटल सेल्स होता है, पैराइटल सेल्स से इंट्रांसिक फैक्टर रिलीज होता है। ये इंट्रांसिक फैक्टर भी आता है और इधर R बाइंडर भी है। R बाइंडर इंट्रांसिक फैक्टर दोनों विटामिन B12 के साथ मिक्सअप होने के लिए कोशिश करता है। इधर एनिमल प्रोटीन को ओके पेप्सिनोजन क्या करता है, एनिमल प्रोटीन को पेप्सिनोजन डाइजेस्ट करता है। पेप्सिनोजन डाइजेस्ट करने के बाद विटामिन B12 फ्री होता है। विटामिन B12 फ्री होने के बाद एक दूसरा इंट्रांसिक फैक्टर एंड R बाइंडर दो है, दोनों इसके साथ मिक्स होने के लिए कोशिश करता है। पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है, सो R बाइंडर का चांस मिलता है। इधर R बाइंडर के साथ विटामिन B12 मिक्स होता है, R बाइंडर के साथ विटामिन B12 मिक्स होता है। फिर विटामिन B12 इधर डुओडेनम तक आता है, डुओडेनम में विटामिन B12 प्लस R बाइंडर आता है। इसके पीछे इंट्रिंसिक फैक्टर फॉलो करता है, सो इधर पैंक्रियाज होता है, पैंक्रियाटिक जूस ये R बाइंडर को डाइजेस्ट करता है। फिर विटामिन B12 फ्री हो गया,
विटामिन ब्यूटोल के साथ, विटामिन ब्यूटोल के साथ इंट्रांसिक फैक्टर मिक्स हो गया इधर। सो इधर होने के बाद ये टर्मिनल इलियम तक आता है। टर्मिनल इलियम में रिसेप्टर साइट होता है, विटामिन ब्यूटोल का रिसेप्टर साइट, इससे एक एंजाइम रिलीज होता है, वो एंजाइम इंट्रांसिक फैक्टर को डाइजेस्ट करता है, फिर विटामिन ब्यूटोल फ्री होता है। फ्री होने के बाद ब्लड सर्कुलेशन में चला जाता है, ब्लड सर्कुलेशन के बाद लिवर में स्टोर होता है। दिस इज व्हाट नॉर्मल मैकेनिज्म। ये नॉर्मल मैकेनिज्म मालूम है तो सीलिंग टेस्ट मालूम हो जाता है। ओके, नॉर्मल मैकेनिज्म। ओके, विटामिन ब्यूटोल के साथ एनिमल प्रोटीन ऑलरेडी बाइंडेड है, जब वो स्टमक में जाता है, ओके, स्टमक में जाने के बाद इंट्रांसिक फैक्टर भी आता है, आर बाइंडर भी आता है इसके साथ मिक्स होने के लिए, बट सबसे पहला चांस आर बाइंडर को मिलता है। सो आर बाइंडर डुओडेनम तक विटामिन ब्यूटोल को लेकर आता है। इधर डुओडेनम में पैंक्रियाटिक जूस आर बाइंडर को डाइजेस्ट करता है। ये डाइजेस्ट करने के बाद इंट्रांसिक फैक्टर उसके साथ बाइंड होता है। सो इंट्रांसिक फैक्टर एंड विटामिन ब्यूटोल दोनों टर्मिनल इलियम तक लेके आता है। टर्मिनल इलियम में इधर एंजाइम से इंट्रांसिक फैक्टर डाइजेस्ट होता है। सो इंट्रांसिक फैक्टर डाइजेस्ट होने के बाद विटामिन ब्यूटोल फ्री हो गया, देन विटामिन ब्यूटोल एब्जॉर्ब इन ब्लड सर्कुलेशन, देन एंटर इनटू द लिवर। दिस इज व्हाट द नॉर्मल मैकेनिज्म। सो सीलिंग टेस्ट में क्या करता है? सीलिंग टेस्ट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट डायग्नोस्टिक टेस्ट। Sealing test is one of the important diagnostic test. It provides the accurate information regarding whether it is a megaloblastic anemia or pernicious anemia. ये डिफरेंस हमको समझ में आ जाता है। ओके, तो सबसे पहला ओके, ये टेस्ट में क्या करते हैं? सबसे पहला मेन इम्पोर्टेंट, एक अभी पर्सन्स को विटामिन ब्यूटोल डेफिशिएंसी है। सो इधर हमने कोई भी टेस्ट करने के टाइम, फॉर एग्जांपल अभी एंजियोग्राफी और वेनोग्राफी करने के टाइम पेशेंट को रेडियो ओपैक सब्सटेंसेस देता है। रेडियो ओपैक सब्सटेंसेस हमने क्या करते हैं? इंजेक्टेबल फॉर्म में डाई इंजेक्शन देता है। वैसा इधर विटामिन B12 रेडियो ओके सब्सटेंसेस, विटामिन ब्यूटोल रेडियो सब्सटेंसेस। ओके, रेडियो लेबल्ड विटामिन ब्यूटोल भी बोलते हैं। ओके, रेडियो लेबल्ड विटामिन ब्यूटोल, रेडियो लेबल्ड विटामिन ब्यूटोल। पेशेंट को रेडियो लेबल मतलब आर्टिफिशियल विटामिन ब्यूटोल होता है, रेडियो लेबल्ड होता है। मतलब रेडियो लेबल्ड मतलब ये विटामिन ब्यूटोल रेडियो आइसोटोप्स कैसे होता है? फॉर एग्जांपल बेरियम मिल देते हैं हमने स्टमक का एक्सरे निकालने के लिए, मतलब स्टमक का पूरा डिटेल स्ट्रक्चर देखने के लिए अंदर एंडोस्कोपी में क्या करते हैं? रेडियम मिल देते हैं, रेडियम मिल। ये मिल क्या करते हैं? पूरा स्टमक में सर्कुलेट होता है। वो हमको क्या करते हैं? फिल्म को एक्सरे अंदर का स्ट्रक्चर का इंफॉर्मेशन देता है। पर ये रेडियम मिल एब्जॉर्ब नहीं होता है, एब्जॉर्ब होकर ब्लड सर्कुलेशन में नहीं चला जाता है, क्योंकि ये रेडियम मिल क्या होता है? एक रेडियो आइसोटोप एजेंट होता है। ऐसा भी सेम इधर रेडियो लेबल्ड विटामिन ब्यूटोल इंजेक्शन को ओके सॉरी रेडियो लेबल्ड विटामिन ब्यूटोल टैबलेट देना है, गोली देना है। सो गोली देने के बाद ये रेडियो लेबल्ड विटामिन ब्यूटोल स्टमक में आएगा। ओके, स्टमक में आने के बाद ओके ये विटामिन ब्यूटोल आ गए स्टमक में, रेडियो लेबल्ड विटामिन ब्यूटोल आ गया। ये क्या है? रेडियो लेबल्ड विटामिन ब्यूटोल। ठीक है, इधर इंट्रांसिक फैक्टर के साथ फिर मिक्स होता है, फिर मिक्स होके ये कहाँ जाता है? इधर आता है टर्मिनल इलियम, टर्मिनल इलियम पे एब्जॉर्ब होता है। सो टर्मिनल इलियम पे एब्जॉर्ब होके सर्कुलेशन में जाके लिवर में नहीं चला जाता है, क्योंकि रेडियो लेबल्ड है। ये कहाँ चला जाता है? वो सीधा किडनी में चला जाता है। किडनी में चला जाके यूरिन थ्रू बाहर आ जाता है। रेडियो लेबल विटामिन ब्यूटोल यूरिन थ्रू बाहर आ जाता है। अगर एक रेडियो लेबल विटामिन ब्यूटोल हमने पेशेंट को खाने के लिए दिया ओरली, वो लेने के बाद ये एब्जॉर्ब होके किडनी में जाके यूरिन थ्रू बाहर आ गया। यूरिन थ्रू बाहर आ गया मतलब इसका इंडिकेशन क्या होता है? विटामिन ब्यूटोल एब्जॉर्प्शन हो रहा है। सो इंटरप्रिटेशन क्या होगा इधर? इंटरप्रिटेशन एब्जॉर्प्शन हो रहा है, मतलब विटामिन ब्यूटोल एब्जॉर्प्शन हो रहा है। देयर इज नो प्रॉब्लम इन दी एब्जॉर्प्शन, नो प्रॉब्लम इन दी एब्जॉर्प्शन, मतलब एब्जॉर्प्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है विटामिन ब्यूटोल। पर प्रॉब्लम किस में है? पेशेंट विटामिन ब्यूटोल ही नहीं खा रहा है। सो पेशेंट विटामिन ब्यूटोल नहीं खा रहा है, इसके वजह से बॉडी में विटामिन ब्यूटोल डेफिशिएंसी हो रहा है। ये मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो जाएगा। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया क्या है? डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ब्यूटोल से इमैच्योर लार्ज रेड ब्लड सेल्स प्रोडक्शन होता है, पर पेशेंट विटामिन ब्यूटोल नहीं खा रहा है, इसकी वजह से ब्लड में विटामिन ब्यूटोल का डेफिशिएंसी दिख रहा है। सो दैट इज अ मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। अगर यूरिन में ज़्यादा ये अगर हमने आर्टिफिशियल विटामिन ब्यूटोल
रेडियो लेवल विटामिन ब्यूटोल दिया, वो एब्सॉर्प्शन हो गया, सर्कुलेशन में नहीं चला जाता है, किडनी में चला जाता है, किडनी में चले जाके यूरिन थ्रू बाहर आता है। अगर यूरिन थ्रू बाहर सफिशिएंट अमाउंट विटामिन ब्यूटोल दिख रहा है, दैट इंडिकेट्स देयर इज नो प्रॉब्लम, पेशेंट इज नॉर्मल, बट पेशेंट इज लैक ऑफ इंटेक ऑफ विटामिन ब्यूटोल। विटामिन ब्यूटोल पेशेंट नहीं खा रहा है, इसके वजह से ब्लड में विटामिन ब्यूटोल नहीं है उसको, सो दैट इंडिकेट मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। ओके, ये यूरिन कलेक्ट करना है, यूरिन कलेक्ट करे से 24 आवर्स यूरिन कलेक्ट करना है। अभी पेशेंट को रेडियो लेवल विटामिन ब्यूटोल गोली दिया, गोली लेने के बाद पेशेंट को 24 आवर्स, एक दिन पूरा यूरिन एक डब्बा में कलेक्ट करना है। सो 24 आवर्स के बाद यूरिन चेक करना है, यूरिन में विटामिन ब्यूटोल का लेवल चेक करना है। द सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ विटामिन ब्यूटोल प्रेजेंट इन दी, सिग्निफिकेंट अमाउंट विटामिन ब्यूटोल यूरिन में प्रेजेंट है तो ये क्या है, दिस इज अ नॉर्मल। नॉर्मल मीन्स एब्सॉर्प्शन हो रहा है, विटामिन ब्यूटोल के एब्सॉर्प्शन हो रहा है, एब्सॉर्प्शन हो रहा है, इसलिए किडनी में गए, इधर एब्सॉर्प्शन हो गया, एब्सॉर्प्शन होकर डायरेक्ट लिवर में नहीं चले गए, इधर कहाँ चले गए, किडनी में चले गए। क्यों? क्योंकि ये रेडियो आइसोटोप विटामिन ब्यूटोल है। सो किडनी थ्रू यूरिन से बाहर आ रहा है विटामिन ब्यूटोल, मतलब एब्सॉर्प्शन ठीक है, एब्सॉर्प्शन ठीक है मतलब सो एब्सॉर्प्शन हो रहा है, विटामिन ब्यूटोल ही नहीं ले रहा है, सो दिस इंडिकेट्स मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। अगर ओके, एक केस, एक फर्स्ट फेज है, फर्स्ट फेज में क्या हो गया, फर्स्ट फेज हो गया। अभी सेकंड फेज सेकंड में क्या होता है, ओके, अगर विटामिन ब्यूटोल देने के बाद यूरिन में ये नहीं दिख रहा है, यूरिन में विटामिन ब्यूटोल नहीं दिख रहा है, मतलब ये क्या हो गया, यूरिन में विटामिन ब्यूटोल नहीं दिख रहा है, मतलब इधर एब्सॉर्प्शन ही नहीं हो रहा है। सो एब्सॉर्प्शन क्यों नहीं हो रहा है ये मालूम नहीं है, पर विटामिन ब्यूटोल का गोली देना है, रेडियो लेवल विटामिन ब्यूटोल को गोली देना है पेशेंट को। देने के बाद ओके 24 आवर्स यूरिन कलेक्ट करना है, 24 आवर्स का। सो ये यूरिन में अगर विटामिन ब्यूटोल दिख रहा है तो ये नॉर्मल है, मतलब पेशेंट विटामिन ब्यूटोल नहीं ले रहा है। अगर पेशेंट को यूरिन में भी ये गोली देने के बाद यूरिन में भी विटामिन ब्यूटोल नहीं डिटेक्ट होगा, सिग्निफिकेंट अमाउंट नहीं है, मतलब ये क्या इंडिकेट करता है, एब्सॉर्प्शन में प्रॉब्लम है। पेशेंट विटामिन ब्यूटोल ले रहा है पर एब्सॉर्प्शन नहीं हो रहा है, और किडनी थ्रू बाहर नहीं आ रहा है, मतलब देयर इज समथिंग रॉन्ग इन दी एब्सॉर्प्शन। सो तब क्या करता है, तब इंट्रांसिक फैक्टर भी देता है, इंट्रांसिक फैक्टर ओरली देता है, इंट्रांसिक फैक्टर भी ओरली देता है। ओके, इंट्रांसिक फैक्टर ओरली देता है, इंट्रांसिक फैक्टर ओरली देने के बाद क्या होता है, अभी ऑलरेडी विटामिन ब्यूटोल दिया है हमने, सो बाद में इंट्रांसिक फैक्टर देता है, इंट्रांसिक फैक्टर विटामिन ब्यूटोल के साथ मिक्स होकर इधर क्या होता है, एब्सॉर्प्शन होता है, एब्सॉर्प्शन होकर किडनी में चला जाता है, किडनी में चला जाकर वापस 24 आवर्स यूरिन चेक करना है, उसमें सिग्निफिकेंट अमाउंट देखा तो सिग्निफिकेंट अमाउंट विटामिन ब्यूटोल लेवल देखा तो इसको क्या बोलते हैं हमने, इंट्रांसिक फैक्टर देने के बाद विटामिन ब्यूटोल यूरिन में दिखने चालू हो गया, दैट इज कॉल्ड एज पर्नीशियस एनीमिया। इसको पर्नीशियस एनीमिया बोलते हैं। क्यों? क्योंकि पर्नीशियस एनीमिया डेफिनेशन क्या बोलते हैं, इट इज अ डेफिशिएंसी ऑफ लैक ऑफ विटामिन ब्यूटोल एंड इंट्रांसिक फैक्टर। इंट्रांसिक फैक्टर विटामिन ब्यूटोल ले रहा है, विटामिन ब्यूटोल है तो भी इंट्रांसिक फैक्टर नहीं है, इसकी वजह से एब्सॉर्प्शन नहीं हो रहा है। सो दिस इंडिकेट्स पर्नीशियस एनीमिया। ये इंडिकेट्स क्या करता है, पर्नीशियस एनीमिया को इंडिकेट करता है। पर्नीशियस एनीमिया कब बोलते हैं हमने, कब बोलता है, मतलब पेशेंट को रेडियो लेवल विटामिन ब्यूटोल देता है, देने के बाद ये यूरिन में नहीं दिखता है। सो यूरिन में नहीं दिखने के बाद क्या करना है, फिर इंट्रांसिक फैक्टर भी देना है पेशेंट को, इंट्रांसिक फैक्टर देने के बाद यूरिन में दिखने चालू होता है। सो मतलब इंट्रांसिक फैक्टर कम होने से एब्सॉर्प्शन नहीं हुआ, सो इंट्रांसिक फैक्टर नहीं है, मतलब दैट इंडिकेट्स पर्नीशियस एनीमिया। सो सिलिंग टेस्ट डिफरेंशिएट करता है क्या, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया और पर्नीशियस एनीमिया। सो ये एक हो गया। सो इतना भी नहीं है, फेज 3 में क्या होता है, अगर इंट्रांसिक फैक्टर देने के बाद भी पेशेंट को यूरिन में आया भी नहीं, ठीक है, इंट्रांसिक फैक्टर देने के बाद भी अगर यूरिन थ्रू विटामिन ब्यूटोल आया भी नहीं, यूरिन में विटामिन ब्यूटोल नहीं है, इसका क्या इंडिकेट करते हैं, दैट इंडिकेट्स दी ओके फ्लोरा ओके और इन्फेक्शन इन दी और पैथोजेंस प्रेजेंट इन दी पैथोजेंस। हमने मेगालोब्लास्टिक एनीमिया देखा था, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में सो नॉर्मल
द इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन में आल्सो लीड टू दी इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन से भी क्या हो सकता है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो सकता है। इधर क्या होता है, स्टमक, ये डिवोडिनम के बाद इधर नॉर्मल फ्लोरा रहता है, उसको नॉर्मल फ्लोरा बोलते हैं। ये नॉर्मल फ्लोरा क्या करते हैं, थोड़ा बहुत विटामिन B12 को एब्जॉर्ब करते हैं। ओके, सो विटामिन B12 को एब्जॉर्ब करते हैं। ये जब पैथोजेनिक होता है, मतलब ज़्यादा या सब कुछ विटामिन B12 यही बैक्टीरिया ले रहा है, तो आगे विटामिन B12 होता भी नहीं है। सो ये भी चेक करना होता है। फेज 3 में क्या करना है, सो फेज 3 में अगर विटामिन इंट्रासिक फैक्टर देने के बाद भी यूरिन में विटामिन B12 नहीं दिख रहा है, मतलब थर्ड फेज डायग्नोसिस करना है। सो बैक्टीरियल इन्फेक्शन से है क्या, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन से है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन को मतलब इधर विटामिन B12 को बैक्टीरिया ले रहा है सब कुछ। सो ये बैक्टीरिया को हमने सप्रेस करना पड़ेगा, इसलिए क्या करना है, एंटी माइक्रोबियल एजेंट देना है, मतलब एंटीबायोटिक थेरेपी देना है 2 वीक्स। 2 हफ्ते तक एंटीबायोटिक मेडिसिन देना है। 2 हफ्ते तक एंटीबायोटिक मेडिसिन देने के बाद ये बैक्टीरिया का रेजिस्टेंस पावर कम होता है, तब 2 हफ्ते के बाद 2 वीक्स एंटीबायोटिक्स देना है। एंटीबायोटिक्स देने के बाद ओके, फिर रेडियो लेवल्ड विटामिन B12 देना है। विटामिन B12 रेडियो लेवल देना है। रेडियो लेवल देने के बाद अगर यूरिन में विटामिन B12 दिख रहा है, मतलब दैट इंडिकेट्स व्हाट, इसको इंडिकेट करता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन से विटामिन B12 ऑब्जर्व नहीं हो रहा था। सो हमने क्या करना, तब ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करना है। ठीक है, ये थर्ड फेज हो गए। सो फोर्थ फेज में भी फोर्थ फेज भी है। फोर्थ फेज में क्या होता है, अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन के बाद भी 2 वीक्स हमने एंटीबायोटिक्स मेडिसिन देने के बाद भी ये विटामिन B12 यूरिन में नहीं दिख रहा है, फिर फोर्थ फेज में क्या प्रॉब्लम हो सकता है, इधर पैंक्रियास होता है, पैंक्रियाटिक जूस, पैंक्रियाटिक acute pancreatitis is also one of the etiological factors for megaloblastic anemia। megaloblastic anemia का etiological factors बोला था मैं। अगर पैंक्रियाटिक जूस इधर नहीं है तो ये R बाइंडर को डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। R बाइंडर को डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा तो इंट्रांसिक फैक्टर मिक्स ही नहीं होता है विटामिन B12 के साथ। सो इसलिए क्या करना है, फोर्थ फेज में पेशेंट को 2 वीक्स ओके पैंक्रियाटिक जूस 2 वीक पैंक्रियाटिक जूस हमने देना है, पैंक्रियाटिक जूस मेडिसिन देना है, पैंक्रियाटिक आर्टिफिशियल पैंक्रियाटिक मेडिसिन देना है, जूस का स्टिमुलेट करता है वो। सो तब अगर विटामिन B12 यूरिन में सफिशिएंट अमाउंट दिख रहा है, मतलब दैट इंडिकेट्स दी ड्यू टू द एक्यूट पैंक्रियाटिस दैट कॉजेस दी लैक ऑफ विटामिन B12 इन दी बॉडी में एक्यूट पैंक्रियाटिक की वजह से लिए विटामिन B12 का डेफिशिएंसी है। मतलब सीलिंग टेस्ट से सब कुछ हमको मालूम होता है किस चीज़ की वजह से लिए विटामिन B12 का डेफिशिएंसी है। क्या ये पर्नीशियस एनीमिया है, क्या मेगालोब्लास्टिक एनीमिया है, क्या ये इधर ये पैंक्रियाटिक एक्यूट पैंक्रियाटिस से हो रहा है ओके, और बैक्टीरियल इन्फेक्शन से हो रहा है, और टर्मिनल इलियम का इलियम रिसेप्टर साइट्स में प्रॉब्लम है। ये सब कुछ मालूम होता है सीलिंग टेस्ट के वजह से लिए ओके। 1 सेकंड नॉर्मली हमने क्या नॉर्मल मैकेनिज्म क्या आता है, विटामिन B12 के साथ एनिमल प्रोटीन मिक्स होकर स्टमक में आता है, स्टमक में आने के बाद इंट्रिंसिक फैक्टर आता है। सो इंट्रिंसिक फैक्टर ये विटामिन B12 के साथ बाइंड करने के लिए कोशिश करता है, क्योंकि एनिमल प्रोटीन को इधर पेप्सिन एंजाइम डाइजेस्ट करता है। पर इधर इंट्रिंसिक फैक्टर एंड R बाइंडर 2 होता है, सबसे पहला चांस R बाइंडर को मिलता है, फिर R बाइंडर विटामिन B12 इधर डिओडिनम तक आता है। पैंक्रियाटिक जूस क्या करते हो, ये R बाइंडर को डाइजेस्ट करते हैं, तब इंट्रिंसिक फैक्टर को चांस मिलता है। फिर इंट्रिंसिक फैक्टर विटामिन B12 के साथ मिक्स होकर इलियम तक आता है, इलियम में एक एंजाइम से इंट्रिंसिक फैक्टर भी डाइजेस्ट होता है, फिर विटामिन B12 एब्सॉर्ब होता है। दिस इज अ नॉर्मल। ये सीलिंग टेस्ट में क्या करते हैं, रेडियो लेवल विटामिन B12 देता है। रेडियो लेवल विटामिन B12 देने के बाद अगर ये रेडियो लेवल विटामिन B12 एब्जॉर्ब होकर डायरेक्टली किडनी में जाता है, क्योंकि आप कोई भी रेडियो आइसोटोप एजेंट देने के बाद आप लोगों ने हॉस्पिटल में देखा होगा, कोई भी अब अगर एंजियोग्राफी का टाइम रेडियो आइसोटोप देता है, बाद में ज़्यादा पानी पीने के लिए बोलते हैं, क्योंकि पानी से क्या होता है, रेडियो आइसोटोप सब यूरिन से बाहर निकलता है। वैसे भी सेम रेडियो लेवल विटामिन B12 क्या करता है, हमने ओरली देने के बाद ये एब्जॉर्ब होकर किडनी में चला जाता है, किडनी में चला जाकर यूरिन थ्रू ज़्यादा विटामिन B12 दिख रहा है, मतलब दैट इज़ अ नॉर्मल। पेशेंट को विटामिन B12 डेफिशिएंसी है, क्यों है, मतलब पेशेंट नहीं खा पा रहा है, पर अगर खा लिया तो एब्जॉर्प्शन हो रहा है ओके। दिस इज अ मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। अगर पेशेंट खाने के बाद भी यूरिन में नहीं दिख रहा है, मतलब एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, दैट इंडिकेट्स
पर्नीशियस एनीमिया। ओके, अगर इंट्रिंसिक फैक्टर देने के बाद भी एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, सो दैट इंडिकेट्स द बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ओके, अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन 2 हफ्ते तक हमने ट्रीटमेंट देने के बाद भी यूरिन में नहीं दिख रहा है, दैट इंडिकेट्स एक्यूट पैंक्रेटाइटिस। ये चारों फेज के बाद भी अगर यूरिन में नहीं दिख रहा है, एब्जॉर्प्शन नहीं दिख, दैट इंडिकेट्स देयर इज अ प्रॉब्लम इन टर्मिनल इलियम। टोटल 5 फेज आता है, सो अगर चारों फेज से भी फेलियर हो गया, 5th फेज में हमको मालूम होता है 5th केस में क्या डिटेक्ट करता है, देयर इज अ प्रॉब्लम इन रिसेप्टर साइड सेल्स इन द टर्मिनल इलियम। अगर टर्मिनल इलियम में भी प्रॉब्लम है तो ये एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा विटामिन B12। ओके, इधर 2 हफ्ते तक हमने पैंक्रियाटिक एंजाइम टैबलेट देने के बाद भी विटामिन B12 यूरिन में नहीं दिख रहा है, मतलब दैट इंडिकेट्स देयर इज अ प्रॉब्लम इन रिसेप्टर साइट्स इन द टर्मिनल इलियम। सो इस तरह से हिसाब से सीलिंग टेस्ट करता है। ये सीलिंग टेस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट है। सीलिंग टेस्ट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक टेस्ट which is helps to determine whether it is a pernicious anemia or megaloblastic anemia, or why the vitamin B12 deficiency occurs in the body, either acute pancreatitis or receptor side cells problem or intrinsic factor problem। कौन सा प्रॉब्लम है, सब किस चीज़ के लिए हो रहा है, सब देखने के लिए सीलिंग टेस्ट करता है। सीलिंग टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक टेस्ट, सो यू कैन रीड दिस, so you can easily understand this process। so mostly हमको pernicious anemia में definition, etiological factor, pathophysiology, diagnostic sign and symptoms, diagnostic evaluation, management most important है। so सीलिंग टेस्ट ये प्रोसेस मालूम है तो अच्छा है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ सीलिंग टेस्ट से मालूम होता है कौन सा टेस्ट, कौन सा मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, कौन सा pernicious anemia। डायग्नोस्टिक के हिसाब से हमने मैनेजमेंट करना होता है इसके लिए। ओके, सो नेक्स्ट क्लास में हम देखेगा आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। थैंक यू वेरी मच।